नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 5 साल में 50 लाख करोड़ का निवेश एनडीए ने यह वादा सोच समझकर किया है या बिना सोचे ही कर दिया है, ताकि आप उसके बाद सोचते एंड समझते रहें। एनडीए के घोषणा पत्र में लिखा है कि अगले 5 वर्षों में लगभग 50 लाख करोड़ का निवेश बिहार में एनडीए की सरकार आकर्षित करने का काम करेगी, जिससे बिहार में इंडस्ट्री और आगे बढ़ सके। 20 साल में क्या इतना निवेश आ गया? 50 लाख करोड़ का वादा किसने लिखा है? क्या ये वाली लाइन लिखने वाला भी उस मैनिफेस्टो रिलीज में आया था जिसमें आने वाले सभी नेता 1 मिनट के भीतर चले गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि वह मैनिफेस्टो की गंभीरता से तंग आकर कुछ मजाक कर गया और 50 लाख करोड़ के निवेश की बात लिख गया? उसे पता होगा कि ना तो बिहार की जनता समझ पाएगी और ना नेताओं को याद रहेगा कि उनके मैनिफेस्टो में 50 लाख करोड़ का हिसाब लिखा है। रही बात गोदी मीडिया की, तो उसे इन बातों से क्यों फर्क पड़ेगा? मैनिफेस्टो के बारे में पढ़ रहे थे सम्राट चौधरी। कौन जानता है बिहार के अगले मुख्यमंत्री वही हों या सरकार में उन्हें जगह भी ना मिले, लेकिन उनका यह बयान बिहार के निवेश के इतिहास में अमर हो चुका है। इसमें अगले 5 वर्षों में लगभग 50 लाख करोड़ का निवेश बिहार में एनडीए की सरकार इसमें आकर्षित करने का काम करेगी कि जिससे कि बिहार में इंडस्ट्री और आगे बढ़ सके। यकीन करने की बात बिल्कुल नहीं है। बिहार सेमीकंडक्टर का हब बनेगा, यहां हवाई जहाज बनेगा, 5 साल में 50 लाख करोड़ का निवेश आएगा। यह मैटर यकीन करने का है ही नहीं। जब 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में 10-10 हजार भेजकर ही चुनाव जीतना है, तो इन बातों को क्यों गंभीरता से लेना? 6 अक्टूबर को बिहार में आचार संहिता लागू हो गई और उसके बाद से 3 बार महिलाओं के खाते में 10,000 भेजे गए। 7 नवंबर को फिर से भेजा जाने वाला है। चुनाव आयोग पर आरोप लग रहे हैं कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन अब कौन इसकी परवाह करता है? क्या यह बड़ी बात नहीं कि बीच चुनाव में रिजल्ट घोषित नहीं किया जा रहा है? जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक मानकर चलना चाहिए सिस्टम कुछ ना कुछ काम कर रहा है। लेकिन लोग सवाल करेंगे कि बीच चुनाव में आप 10,000 खाते में देंगे तो लेवल प्लेइंग फील्ड का क्या होगा? 20 सालों से सरकार रही है, वहां मोदी जी ने अपने रिमोट कंट्रोल से चलाई है। आपके लिए क्या किया? और अब चुनाव आने वाला है तो ऐलान कर दिया कि लो 10,000 रुपए लो। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका कि जब आपसे फायदा लेना है, तो आपके लिए स्कीम निकाली जा रही है, और जैसे ही चुनाव खत्म होगा भगवान जाने आपको ये 10,000 मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या आपके लिए कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। आप अच्छी तरह से जानते हैं, मेरे से अच्छी तरह जानते हैं। तो नियत पहचानो, इनकी नियत पहचानो। नियत ठीक नहीं है तो 10,000 रुपए जो दे रहे हैं ना, ठीक है ले लो, लेकिन वोट एकदम सोच समझ के डालो, वोट मत दो। 16 दिसंबर 2024 को 3 सांसदों ने लोकसभा में सरकार से पूछा, भारत में 10 साल में कुल कितने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की आमद हुई, उसका हिसाब दीजिए, बताइए राज्यों में कितना पैसा आया। तो वित्त राज्य मंत्री जवाब देते हैं कि अप्रैल 2019 से सितंबर 2024 के बीच 709.8 बिलियन डॉलर की एफडीआई आई। यह राशि होती है करीब 63 लाख करोड़ की। 10 साल में पूरे भारत में 63 लाख करोड़ की एफडीआई आई है और एनडीए कहती है कि बिहार में अगले 5 साल में 50 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित करेंगे। मुझे लगता है इसी खुशी में बिहार में बारिश होने लगी और 2 दिन से हेलीकॉप्टरों का उड़ना बंद हो गया। नेचर ने भी सोचा होगा इन नेताओं को रोको, नहीं तो बिहार में 100 लाख करोड़ का वादा कर देंगे। पूरे भारत में 10 साल में 709 बिलियन डॉलर की एफडीआई आई है, 63 लाख करोड़ की। संसद में वित्त मंत्रालय ने कहा राज्यों के हिसाब से एफडीआई का आंकड़ा अक्टूबर 2019 से रखा जा रहा है और इसकी जो सूची दी गई उसमें बिहार 17वें नंबर पर है। बिहार में मात्र 215 मिलियन डॉलर की एफडीआई आई है, मात्र 1800 करोड़ रुपए। और एनडीए ने वादा किया है कि बिहार में 5 साल में 50 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित करेंगे। आप देखिए इसी लिस्ट में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में गुजरात तीसरे नंबर पर है। वहां 10 साल में 43,000 करोड़ से कुछ अधिक का निवेश आया है। जब गुजरात में ही 50,000 करोड़ से कम की एफडीआई आई है, तो बिहार में 50 लाख करोड़ का निवेश कहां से आएगा? क्या घरेलू निवेश के दम पर 50 लाख करोड़ का आंकड़ा छू लिया जाएगा? हंसने की बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी आपको यह भी सहना है भारत में जो एफडीआई आई है उसका 0.08% ही बिहार में आई है। यह डीपीआईआईटी की वेबसाइट है। इसके अनुसार बिहार में अक्टूबर 2019 से मार्च 2025 के बीच मात्र 1650 करोड़ का निवेश आया है। 79% हिस्सा तो केवल 4 राज्यों में गया, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और कर्नाटक में। दुनिया में सेमीकंडक्टर से लेकर हवाई जहाज के का मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सुई तक बनाने की पूरी कल्पना, और इसमें वैश्विक बैंक और एंड हब के और ग्लोबल वर्क प्लेस के रूप में स्थापित करना। इसे पढ़कर किसी ने नहीं पूछा कि मैनिफेस्टो में बिहार का नाम बिहार क्यों छोड़ दिया गया है, बीजिंग, बर्लिन, बॉस्टन क्यों नहीं रख दिया गया। जब हाँकना ही था तो ऐसा हाँकते कि सारी दुनिया बिहार चली आती। चलो चलकर देखते हैं। बिहार 50 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित करने वाला है और वहां की सरकार आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। सेमीकंडक्टर की बात हुई है एनडीए के मैनिफेस्टो में। सेमीकंडक्टर को लेकर एक नई रैंकिंग शुरू हुई है। हार्वर्ड केनेडी स्कूल ने यह रैंकिंग तैयार की है। 25 देशों और यूरोप को टेक्नोलॉजी के 5 सेक्टरों में बांटकर रैंक किया गया है। सभी श्रेणियों
श्रेणियों को मिलाकर भारत 7वें नंबर पर है, लेकिन अलग अलग कैटेगरी की रैंकिंग अलग है। 5 कैटेगरी हैं, इसमें एआई, बायोटेक, सेमीकंडक्टर, स्पेस और क्वांटम है। इस रैंकिंग में सेमीकंडक्टर को काफी महत्व दिया गया है, इसमें भारत काफी पीछे है, 10वें रैंक पर है। सिंगापुर, ब्रिटेन, ताइवान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी भी भारत से आगे है। चीन और अमेरिका तो आगे है ही। एआई हब में भारत 25 देशों में 7वें नंबर पर है। सभी 5 श्रेणियों में भारत अमेरिका, चीन और यूरोप से पीछे नजर आता है। ऐसा लगता है कि इस बार मैनिफेस्टो की थीम यही थी कि जितना असंभव हो सकता है, जो लगे कि कभी पूरा नहीं होगा, कम से कम 10-15 साल में कोई चांस नहीं है, वैसा वैसा वादा खोज कर लिख डालो। स्वच्छता सर्वेक्षण में पटना की गिनती कितनी है? 10 लाख से अधिक आबादी वाले 44 शहरों में पटना का स्थान 21वां है। तब कहा जा रहा है कि यह सुधरा है, क्योंकि 2023 में 25वें नंबर पर पटना था। कभी पटना का हाल देखा? ये सड़कें बनी हैं, फ्लाईओवर भी बने हैं और मेट्रो सेवा लाई गई है, लेकिन तब भी पटना कहीं से स्मार्ट नहीं लगता, बल्कि पटना स्मार्ट सिटी बन गया है। इसे लेकर प्रचार भी नहीं किया जा रहा है। स्मार्ट पटना का पता नहीं, अब नया पटना बनाने का मैनिफेस्टो में दावा किया गया है। आधुनिक शहर बनाने का काम हम लोग करेंगे। न्यू पटना, ग्रीनफील्ड, नया पटना बनाएंगे और ग्रीनफील्ड शहर बनाएंगे। यूपी चुनाव से पहले अक्टूबर 2021 में कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। श्रीलंका से बौद्ध भिक्षुओं को लेकर अंतर्राष्ट्रीय उड़ान यहां उतरी। खूब हंगामा हुआ, चर्चा हुई कि यूपी का तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट चालू हो गया। चुनाव खत्म हुआ और नवंबर 2023 में दिल्ली कुशीनगर की उड़ान बंद हो गई। दैनिक भास्कर ने खबर की है कि यहां से सामान्य यात्री विमानों का संचालन बंद हो गया है। इसके बाद भी बीजेपी के उत्साह पर कोई असर नहीं पड़ा है। लोगों को क्या पता कि दूसरे राज्य में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के वादे का क्या हाल है। हम लोगों ने एक पॉलिसी भी बनाया है कि जो काठमांडू जाने के लिए थाईलैंड, बैंकॉक, शारजा, दुबई, इसको सीधा बिहार से कनेक्ट करेंगे और कई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हम लोग स्थापित करेंगे। दरभंगा को, पूर्णिया को और भागलपुर के अजगैबी नाथ को इसमें जोड़ा जाएगा और इनको सीधा इंटरनेशनल फ्लाइट से जोड़कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम जाने का काम करेंगे। मैनिफेस्टो पढ़कर लगा कि जिसने भी इसे तैयार किया है वह बिहार में कम घूमा है, शारजा, दुबई ही घूमता रहता है। चुनाव के बाद वह लंबे समय तक बिहार नहीं आएगा। 20 साल में कुछ तो हुआ होता जिससे यकीन होता अगले 5 साल में बिहार इतना ग्लोबल हो जाएगा। चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई तो फॉर्च्यून 500 कंपनियों को 10 एकड़ जमीन फ्री देने की बात की। बताइए, जिन कंपनियों का नेटवर्थ या टर्नओवर बिहार की जीडीपी से ज्यादा है, क्या वो 10 एकड़ फ्री जमीन के लिए रुकी हुई हैं? बिहार में आईटी सेक्टर में ही निवेश नहीं आया। जो आंकड़े उपलब्ध हैं बताते हैं 30 करोड़ के आसपास के हैं। एमओयू के दम पर आप इस तरह के दावे नहीं कर सकते। कई साल से कई राज्यों में यही हो रहा है। औद्योगिक सम्मेलन होते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति आते हैं और फालतू में एमओयू किया जाता है। हेडलाइन बनती है कि 30 लाख करोड़, 50 लाख करोड़ के प्रस्ताव आ गए, लेकिन जमीन पर जो उतरता है वो मामूली नजर आता है। हर घर में रोजगार हो जाएगा, बीजेपी ने वादा किया है। नौकरी और रोजगार में बहुत फर्क होता है, लेकिन फर्क किसे पड़ता है? मैनिफेस्टो है। अगर इसमें कल्पनाएं नहीं होंगी तो और कहां होंगी? हर घर में रोजगार होगा, प्रत्येक जिले में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगा और 10 इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करने का काम हम लोग की एनडीए की सरकार करेगा। 11 न्यू एज इकोनॉमी का युग बिहार को जोड़ना। न्यू एज इकोनॉमी क्या है? कोई नहीं जानता। मोदी सरकार ने 10 साल में भारत के किस नए जिले को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बदल दिया है? उनका क्या हाल है? कुछ तो फोटो भी डालना चाहिए था। कुछ समझ नहीं आ रहा। और यह भी नहीं कि अमित शाह को इटली से क्या समस्या है। जिस बिहार के 90% लोग कभी इटली नहीं जा सकेंगे, वहां के लोगों को क्यों कह रहे हैं बटन ऐसे दबाना है कि करंट इटली तक जाए? तो लखीसराय वालों, बटन जरूर दबाना, मगर इतने गुस्से से दबाना कि बटन तो लखीसराय में दबे, उसका करंट इटली में जाकर लगे, इटाली में जाकर। 2020 के दिल्ली के चुनाव में अमित शाह कहा करते थे बटन ऐसे दबाना कि करंट शाहीन बाग में लगे, और अब इटली में करंट लगवा रहे हैं। जबकि इटली की प्रधानमंत्री के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कितने गहरे और अच्छे रिश्ते हैं। इटली की प्रधानमंत्री ने हाल ही में एक किताब लिखी जिसकी प्रस्तावना प्रधानमंत्री मोदी ने लिखी है। बताइए, जिस देश से प्रधानमंत्री मोदी अपने रिश्तों को बेहतर करने में लगे हैं, अमित शाह वहां के लोगों को बेवजह करंट लगवा रहे हैं। बिहार वालों की इटली से कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही किसी इटली वाले ने मोकामा में अनंत सिंह की जमीन पर कब्जा किया है। फिर भी अमित शाह कह रहे हैं बटन ऐसे दबाना, इटली में करंट लगे। इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। एक ही मतलब है, कुछ भी बोलो, रिजल्ट एनडीए के फेवर में आना चाहिए। बस प्रिंट कमांड देने भर की देर है। हम जानते हैं मैनिफेस्टो से चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ता। जो भी पड़ेगा वो 10,000 से पड़ेगा और वो काम काफी गंभीरता से हो रहा है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।